आइए सुनते हैं आज की कहानी भाव विभोर। शोभा नजरों से बहुत दूर थी, फिर भी मेरे दिल के गर्भगार में उसे अपनी दृढ़ जगह बनाई थी। उसके सिवा मैंने और किसी को मेरे करीब आने नहीं दिया। बहुत बार मन को लुभाने वाले क्षण मेरे जीवन में आ चुके थे, लेकिन अंदरूनी शक्ति ने उन्हें टालने के लिए मेरी बहुत सहायता की। इतने सालों से मन की अंधेरी गुफा में तेल के समान जलती मधुर स्मृति से मेरी उदासी में मुझे थोड़ा सा प्रकाश नजर आ रहा था। गोवा वापसी के बारे में अंतिम चिट्ठी मैंने उसे लिख डाली। उस चिट्ठी को लिखे 20 दिन हुए होंगे और पुर्तगाल से लूरियो जहाज से मुझे निकले अब 15 दिन तो बीते होंगे। इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। क्यों? मैं इन्हीं विचारों में चक्कर खा रहा था। लॉरेंस मार्केस से IBI की कंपला 26 मई की सुबह मुरगांव के बंदरगाह में प्रवेश कर रही थी। इतने लंबे अंतराल के बाद मैं गोवा का परिवर्तित रूप निहार रहा था। उस इंद्रनील आसमान का सुंदर दृश्य तथा हरी भरी वसुधा को देखकर मुझे मात्र प्रसन्नता ही नहीं हुई, बल्कि स्वर्ग लोक का सादृश्य आभास हुआ। लेकिन इस सुंदरता को भुला देने वाली, दिल में हलचल पैदा करने वाली एक स्मृति मेरे मन में पूर्ण रूप से फैलने का प्रयास कर रही थी। आखिर उसी की जीत हुई। शोभा की ही स्मृति, और किसकी हो सकती थी? मेरे माता पिता नहीं थे। गोवा आने का प्रमुख कारण था शोभा, नहीं तो मैं पुर्तगाल में ही रहने वाला था। सुंदर और अच्छे हुनर की लड़कियों से मेरी पहचान हो गई थी और वे मुझ पर फिदा भी थी, लेकिन मैंने किसी की ओर कोई झुकाव नहीं दर्शाया। फिर भी कभी कभी इस प्रकार का माहौल उपस्थित हो जाता था। आज से 15 साल पहले मैं गोवा छोड़कर गया था। इतने साल इंतजार कर आखिर ऊब कर उसने शादी तो नहीं की। पिछले 2 सालों से उसकी चिट्ठी नहीं आई थी। किस लिए? क्या यही कारण तो नहीं है? मैं दुविधाग्रस्त हो गया। लेकिन नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने स्वयं को समझाया। जहाज बंदरगाह के नजदीक आ गया और मैंने बंदरगाह पर खड़े खड़े ही इर्द गिर्द नजर घुमाई। वहां मेरी शोभा थी। हाँ, वही थी। नजर गड़ाकर बंदरगाह से मेरी राह देख रही थी। शोभा। हम दोनों की नजरें मिल जाने के पश्चात न जाने किस अनजान भावना से दिल भर आया। उसकी आंखों में चमक थी, उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। पहले तो उसे जरूर देखा था, लेकिन आज वो और सुंदर लग रही थी। सच कहा जाए तो दिखने में वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना उसका मधुर और प्रिय स्वभाव उसकी सुंदरता में वृद्धि कर रहा था। ये स्वभाव ही असली सुंदरता है, जिसकी जितनी स्तुति की जाए उतनी कम है। और मैं उसकी इसी अंदरूनी सुंदरता को देख रहा था जो उसके मुखमंडल पर बिखर गई थी। प्रेमवश उत्कंठा से मैंने उसे बाहों में भर लिया। सालों से अत्यंत नियंत्रित रखे हुए मन की उत्कंठा अब पूरी हो रही थी। उसके आलिंगन में अवरुद्ध प्यार का बहाव जैसे उमड़ पड़ा। मैं प्रसन्नता को महसूस कर रहा था कि शोभा ने मेरा इंतजार किया, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ मन हल्का करना था। उसकी बाहों से अलग होकर मैंने पूछा, शोभा, ये क्या, तुमने शादी नहीं की? शोभा ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। एडवार्ड, क्या कहा तुमने? क्या कहा? मेरे सिवा किसी और से भी शादी कर सकती थी? कभी नहीं। मैंने हरदम तुम्हारी राह देखी। आशा की किरण नहीं थी, फिर भी किसी पर मन नहीं आ रहा था, और आएगा भी कैसे? वो तो किसी एक पर ही आ सकता है। मेरा दिल तो तुम्हारे पास था। तुम सच कह रही हो? मैंने आश्चर्य से और दूसरी ओर आनंदित होकर पूछा। मेरा दिल नहीं मानता है। तुम एक जवान लड़की हो, मुझ जैसे कैदी की खातिर जिसे देश निष्कासन की सजा हो चुकी हो, और वो भी इतने सालों के लिए। खुद मुझे जल्दी रिहाई मिलने की आशा नहीं थी। शोभा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने मेरी ओर प्यार भरी नजरों से देखा और कुछ कहने का प्रयत्न किया। शादी करने के लिए मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। अच्छे घरानों से रिश्ते आए, लेकिन मैं इनकार करती रही। तब जाकर उन्हें संदेह हुआ कि मैं तुम्हें चाहती होंगी। और फिर क्या? उन्होंने? मैंने धैर्य से लेकिन कुछ हिचकिचाकर पूछा। शोभा ने कहा, वे कहते हैं एडवर्ड को लगे आग। क्या वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर हमारे घर को भी आग लगाने आया था? और तुम भी उसके साथ नाच रंग खेलना चाहती हो तो सुन, अब वो नहीं आने वाला। वो वहीं रुक गया है। वे मेरा उपहास करते थे। क्या वही सबसे अच्छा है? अब यह सब कुछ भूल जाओ। मैंने कहा, चलो अब हम घर चलेंगे। अब मेरा कोई घर नहीं है। शोभा ने निराश होकर कहा। ये कहते वक्त उसकी चाहत भरी आंखों से आंसू भर आए।
मेरे भाइयों ने शादी की और मैं उस घर से, उस खींचा खिंच से छुटकारा पाने के लिए मौसी के घर में रहती हूँ। जैसा भी हो, चलो हम चलते हैं, मेरे घर चलते हैं, ये सब भूल जाओ, मैंने उसे समझाया। गरम पसीना आ रहा था। मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आया था सिवाय शोभा के, जो मशहूर हो चुके थे। उनके लिए स्वागत भाषण सभा, लेकिन औरों के लिए कुछ नहीं। उनके त्याग को भूल गए थे। इस देश में मुझे किसी ने याद नहीं रखा था। इन उल्टे सीधे विचारों को मन से निकालकर मैंने पिछली मधुर स्मृतियों को याद करने का प्रयास किया। वे दिन भी क्या दिन थे। मैं जवान था। स्कूल नॉर्मला का कोर्स करके मैं प्रोफेसर बनकर मशैल में पढ़ा रहा था। मेरी उम्र होगी कोई 22-23 साल। मैं किराए के कमरे में रहता था। वहां एक दिन कुएं पर पानी भरने वाली शोभा को मैंने देखा। मेरे कलेजे में तूफान मच गया। उसकी नशीली आंखों में मेरा मन सराबोर हो चुका था। उसके गठीले शरीर पर मेरी नजर टिकी हुई थी। उस दिन से रास्ते में आते जाते मेरी उससे भेंट हो जाती और हम दोनों लज्जा का अनुभव करते थे। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन व्यवहार से बहुत समझदार लगती थी। कुछ दिन बीतने के बाद मेरी और उसकी दोस्ती और घनिष्ठ हो गई। मेरा ध्यान सिर्फ उस पर केंद्रित हो चुका था। दिन रात मैं शोभा की मूर्ति पूजा करने में मगन था और शोभा का भी यही हाल था। जहां मैं ठहरा था वहां वो पानी भरने के लिए आती, खाना पहुंचाती, सिर्फ मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाती। स्कूल की जब छुट्टी रहती थी तब मैं काणकोड़ में अपने घर को आता था। फिर भी घर में मेरा मन नहीं लगता था। सप्ताह में एक बार तो शोभा से मिले, इसलिए मैं मशैल में जाया करता था। उस वक्त शोभा के उतावले स्वागत के बारे में क्या कहूँ। इस प्रकार हमारे वे दिन मधुर प्रतीत हो रहे थे। मैं तो स्वर्ग का आनंद ले रहा था। लेकिन एक दिन जैसे चाबुक की फटकार से मैं आनंदवन से जाग उठा। मुझे कल्पना नहीं थी कि मेरी जन्मभूमि परकीय सत्ता के अधीन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 18 जून 1946 को गोवा में आकर स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति प्रज्वलित कर गए। उस ज्योति प्रकाश ने मुझ में देशभक्ति को जगाया। मुझ में नई शक्ति का ऊर्जान हुआ। जिंदगी की ओर देखने के लिए मुझे नई दृष्टि प्राप्त हुई थी। यह खबर मैंने अपनी परम प्रिय शोभा को बताई। शोभा बहुत मायूस हो गई। परिणाम के बारे में उसे पता था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना अर्थात पुर्तगाली सत्ता से द्रोह करना, उसकी सजा भी बड़ी कठोर हो सकती थी। उस वक्त उसने मुझसे कहा था, एडवर्ड, इस तूफान में मुझे अकेली छोड़कर तुम जाना चाहते हो? मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं? उसका व्याकुल चेहरा देखकर मैं और धैर्य नहीं बांध सका था। शोभा के भविष्य के बारे में मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने उसे बाहों में लिया और सांत्वना देने का प्रयत्न किया। ये सब याद करते करते हम फेरी बोट पर पहुंचे। ज्वारी की लहरें खलबली मचा रही थी। यातायात चल रहा था। फेरी बोट में लोगों की भीड़ थी। मेरी ओर देखकर और मेरा चिंताग्रस्त चेहरा भांपकर शोभा मुझसे प्रश्न कर रही थी। लेकिन इन विचारों में मैं इतना डूब चुका था कि उसे प्रत्युत्तर करते वक्त मैं भ्रमित हो रहा था। शोभा ने मुझे सतर्क करते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? तेरी चिंताओं की मैं भागीदारी नहीं कर सकती। मैंने तेरे सुख दुख में साझेदारी करने का प्रयत्न किया और उसमें मैं कुछ हद तक सफल रही, ऐसा मैं समझती हूँ। सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली। ये थी मेरी शोभा और मैं उसी से छिपाकर उन बीती घटनाओं का हिसाब कर रहा था। मैंने उसे विश्वास दिलाया और उसके साथ स्मृति पत्रों को टटोलने लगा। इस प्यार रूपी सागर में हमारी नौका जब छोड़ी थी तब तूफान मच गया था, जिसने मुझे शोभा से अलग किया था। भारतीय झंडा लहराकर पुर्तगाल के विरोध में कार्य किया, ऐसा आरोप लगाकर मुझे एक रात पुलिस ने नींद से जगाकर हिरासत में लिया था। चमड़ी निकालने तक मुझे पीटा था। कुछ समय के लिए मुझे वापस घर भेजा गया। अब शोभा से मेरी फिर भेंट हो रही थी, लेकिन खुफिया पुलिस की नजर हर पल मुझ पर रहा करती थी। कुछ अरसे के बाद मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया। ज्यादा समय के लिए मेरा कार्य फिरंगी अधिकारी वर्ग सहन नहीं कर पाया। मुझे कैदी बनाया और पुर्तगाल की पेनिश जेल में भेजने का आदेश निकाला गया। तब शोभा की परवाह किए बिना मैंने प्यार मोह को भूलकर उस कटु विषरूपी कुएं में छलांग लगाई। राष्ट्रभक्ति से भेंट हुई थी, प्यार इसके आगे कुछ नहीं था। शोभा के साथ मैंने अन्याय किया, लेकिन मेरे लिए और कोई पर्याय नहीं था। मुझे पेनिश भेजा गया। तब शोभा मुझे नियमित रूप से चिट्ठी लिखती थी। उसके चेतना भरे शब्द प्यार के अमर काव्य का सर्जन करते और मेरी निराश आत्मा नवजीवन प्राप्त कर लेती। वहां मुझे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। 15 साल जेल खाने में।
उधर उस वक्त उतना कोहराम नहीं मचा हुआ था जितना कि भारत में। कहीं बाहर भीतर घूम सकते थे। एक पुर्तगाली साथी के साथ घूमकर नृत्य में निपुण हो चुका था। मेरे ऊपर उनको गुस्सा द्वेष वगैरह नहीं था। अलग नजरिए से देखा जाए तो वे लोग अत्यंत अनुशासन प्रिय तथा दयालु थे। मात्र भारत में विलीन होने की चाह के पीछे हमारी क्या भूमिका है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। हमारी भलाई के लिए गोवा का अलग होना जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। मेरा मत उनके विचारों से मेल नहीं खा रहा था। शोभा अपनी प्यार भरी चिट्ठियों से मुझे सूचना दे रही थी। मेरे रिहा होने की कोई आशा नहीं थी। तब मैंने उसे खत लिखकर कहीं और शादी करने के लिए अपनी ओर से मुक्त किया, क्योंकि उस पर शादी करने के लिए बहुत दबाव आ रहे थे। लेकिन शोभा अपना निर्णय लेकर अड़िग बैठी थी कि मेरे साथ ही शादी करेगी। उस शादी की खातिर गड्ढे में गिरने को तैयारी उसने दर्शाई थी। तब इस लड़की का इतना बड़ा निराधार देखकर मैं दंग रह गया। चाहो और कितनी हलचल मची होगी, और इसका त्याग और पूछा जाए तो एकदम सच। मैंने जेल से रिहा होने की खबर देते हुए उसे चिट्ठी लिखी, और तब उस वक्त उसकी संतोष दर्शाती हुई एक चिट्ठी मुझे मिली। लेकिन जाने से पहले 2 महीना पूर्व उसकी कुछ खबर नहीं मिली और मैं हैरान हो गया। मेरे माता पिता के गुजर जाने की खबर उसी ने मुझे पहले दी थी। वो कभी कभी उनकी पूछताछ किया करती थी, लेकिन चंद दुश्मनों के कारण अब के वो चिट्ठी नहीं लिख रही थी, जिन्होंने मेरे बारे में अविश्वास का विषरूपी संदेह उसके मन में पैदा किया कि मैं एक फिरंगी स्त्री के साथ घूमता हूँ। और भी झूठी खबरें उस तक पहुंचाई थी, यहाँ तक कि अब गोवा वापस आते वक्त उस फिरंगी स्त्री को लेकर मैं लौट रहा हूँ। अब शोभा के संदेह सब गायब हो चुके थे। हम फिर से मिल गए थे। इतने सालों के बाद मार्शेल में जाने के बदले मैंने कांडकोण की तरफ जाने के लिए टैक्सी वाले को आदेश दिया। हम हमारे घर जा रहे थे। आने वाली जिंदगी हमारे सम्मुख थी। हमारा भविष्य हमारे हाथ में था, और जैसा हम चाहते थे वैसा उसे हम बना सकते थे। और मेरी शोभा जैसे पंछी अपना साथी ढूंढने के बाद नीड़ के निर्माण की तैयारी करती है, उसी तरह शोभा भी कल्पना में तैयारी कर रही थी। मेरी बाहों में सिसकियां भर रही थी। मिलन की प्यास संजोकर रखे हुए शोभा ने मुझे जकड़ लिया और इतने सालों तक रोके हुए आंसुओं को मुक्त बहने दिया।